नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 और न्यूज 18 पर योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के बाद यूपी में सियासी बवाल शुरू हो चुका है। ये सियासी घमासान दरअसल इसलिए भी है क्योंकि एक्सक्लूसिव बातचीत और बातचीत में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है उसके जरिए एक एक करके सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने सीएम योगी का बेबाक इंटरव्यू किया। योगी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कैराना के पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे समेत यूपी की गर्मी और चर्बी पर खुलकर बोली तो राहुल गांधी और ओवैसी पर भी योगी ने दो टूक कहा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से एक्सक्लूसिव बातचीत और बातचीत में एडिटर इन चीफ ने जो सवाल उठाए उसके बाद जो सीएम योगी ने बेबाक जवाब दिया है उससे सियासी भूचाल मौजूदा वक्त में आ चुका है। और वो सियासी भूचाल इस लिहाज से भी है क्योंकि एक एक करके जो सवाल पूछे गए हैं उसमें 80% बनाम 20% का एक बार फिर से जिक्र हुआ है। उसमें 80% में किसको कहा जा रहा है? सीएम योगी की तरफ से कहा जा रहा है कि 80% में वो लोग हैं जो कि विकास को पसंद करते हैं, 20% में वो लोग हैं जिनकी सोच नकारात्मक है। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है और एक एक करके हम सबके पास जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका हम सीधे रुख करेंगे और यूपी सरकार में मंत्री है मोहसिन रजा, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन है और डॉक्टर अजीज खान, फैजान खान ये बीएसपी के स्पोक पर्सन और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मोहसिन रजा आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि हमेशा बीजेपी के तरफ से या सरकार स्तर पे, केंद्र सरकार के स्तर पे और यूपी गवर्नमेंट के स्तर पे भी कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन इसमें जो आबादी के हिसाब से कहा जाता है सियासत में कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो भागीदारी के लिहाज से कहां पे मुस्लिम खड़ा है? अजीज खान, मैं आपसे समझना चाहती हूं, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। सीएम योगी ने जो नेटवर्क 18 से बातचीत की है उस बातचीत में उन्होंने सीधे सीधे एक लाइन में कहा कि मेरा मुस्लिमों के साथ वही रिश्ता है जो मुस्लिमों का मेरे साथ है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? देखिए रीमा जी, एक बात समझिए, मुस्लिमों से सही रिश्ता से क्या मतलब है? भाई आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लाइन क्लियर सुनिए, उन्होंने एक लाइन कहा है वही रिश्ता मेरा मुस्लिमों के साथ है जो मुस्लिमों का रिश्ता मेरे साथ है। सीएम योगी की ये लाइन अब आपको क्या समझ? बहुत दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। आप समझिए, वो आइडियल है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी कौम उत्तर प्रदेश में रह रही है उसके आइडियल है। और एक आइडियल कहता है कि साहब जो आपका रिश्ता मुझसे है वही रिश्ता आपका मुझसे है। यानी ये एक्सचेंज का जो रिश्ता, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है। कोई तो बताए कि रिश्ता क्या कहलाता है, कोई तो बताए, कम से कम शुरुआत आप ही कीजिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये रिश्ता है क्या, किस तरीके का रिश्ता है? सीएम योगी अगर ये तो मुझे लग रहा है योगी जी ज्यादा बेहतर, अरे सुनिए ना, अरे सुन लीजिए मैडम, ये योगी जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कौन सा रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने खुलासा तो किया नहीं कि रिश्ता कौन सा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज जनता जो है वो योगी जी से कौन सा रिश्ता रखना चाहती है, इस पर जरूर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। अगर मैं आप ही से ये सवाल पूछूं, अगर मैं आप ही से सवाल पूछूं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के वासी भी हैं और एक जागरूक मुस्लिम भी हैं। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ आपसे ये कहते हैं कि आपका मेरे से वही रिश्ता है जो आपका मेरे से है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका क्या रिश्ता है सीएम योगी से? देखिए, मेरा रिश्ता योगी जी से वो रिश्ता है जो वो मुख्यमंत्री है और हम एक आम नागरिक है। और हम एक आम नागरिक है और हमें बहुत उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री से, उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे। आज महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से बहुत ही ध्वस्त है। जब आपने कह दिया कि हमें बहुत निराशा है, सुनिए ना, हमें बहुत नागरिक है, आप एक आम नागरिक हैं और आपका रिश्ता मुख्यमंत्री से ये है कि आपकी मुख्यमंत्री से उम्मीदें हैं, तो बीच में दरार क्यों? मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा मंत्री हैं यूपी सरकार में। मोहसिन रजा जी, सवाल अब यही उठ रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो मुस्लिमों की भागीदारी क्यों नहीं? हमारी समझ में आ नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि हमने किसी बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है 5 वर्षों में। पहली बार देश के इतिहास में इतने गांव गरीब किसान संपन्न हुए,
गरीबों को जो पात्र बने उनको 40 लाख मकान मिले, उसमें सारे ही मत और सारी ही जाति के लोगों को मिले। तो इसमें कोई हमने समुदाय और जाति देखकर तो नहीं दिया है, हमने पात्रता के आधार पर बांटा है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा जो मूल मंत्र है, उसी के तहत देश में आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने काम किया है। लेकिन अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अवैध धर्मांतरण कराते हैं, वो लोभन देकर जबरदस्ती किसी को एक धर्म विशेष में लाना चाहते हैं, तो हम तो उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो क्या ये लोग खड़े हैं उनके साथ में? वही बात साफ है, इनसे पूछ लीजिए। हाँ, अजीज खान, क्या जवाब देंगे आप? इसमें धर्म कहां से आ गया? अरे भाई, आप बेरोजगारी पे जवाब दें, महंगाई पर जवाब दें। आज 400 का सिलेंडर 1000 पे हो गया, उसका जवाब दें। 50 रुपए लीटर का जो डीजल है, पेट्रोल, वो 100 रुपए के पार चला गया। आपसे ये समझना है, अगर सरकार की कोई योजना है, चाहे आपके हिसाब से नहीं बात होगी ना, केंद्र सरकार की या राज्य की सरकार की कोई योजना है, क्या जब गरीब कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उस गरीब में आपको क्या सुनाई देता है? हिंदू सुनाई देता है, ईसाई सुनाई देता है, मुस्लिम सुनाई देता है? वो जब गरीब कहते हैं तो गरीब होता है वो किसी भी तबके का, किसी भी धर्म, किसी समाज, किसी भी वर्ग का हो सकता है। वो गरीब, ये कौन कह रहा है? देखिए, एक बात समझिए, आप मेरी बात सुनिए, मुझे मौका दे। देखिए, गरीब हिंदू और मुसलमान का इशू नहीं, गरीब गरीब होता है। आज गरीब को 2 वक्त की रोटी चाहिए, और 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और उसकी बात आप नहीं करते। आप हिंदू, मुसलमान, धर्मांतरण, अरे आज चुनाव जब आपके सर पे आ गया, 4 दिन चुनाव का बचा हुआ है, आप क्यों नहीं हिसाब दे रहे कि आखिर महंगाई इतनी चरम पे क्यों है, बेरोजगारी चरम पर क्यों है? आज नौजवानों ने जो नौकरी मांग रहे थे, उन पर आप लाठियां बरसा रहे थे। किसान जो अपने आय दोगुनी की बात कर रहे थे, उन पे आपने गाड़ियां चढ़ा दी। इस पर बात क्यों नहीं करते? कानून व्यवस्था पर बात क्यों नहीं करते? अजीज खान, दरअसल ये दोनों दो बातें एक तो अजीज खान, एक मुद्दों पे बात करनी अलग बात है, और जब मुस्लिमों को लेकर आप लोग खुल के बातें कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ या पूरी बीजेपी या केंद्र की बैठी हुई सरकार उस तरीके से नहीं अपने साथ लेकर चलती है, तो जब सीएम योगी आदित्यनाथ से नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जब सवाल पूछते हैं, तो ये कहना होता है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि मोहसिन रजा मेरे साथ, यानी यूपी में वो सरकार में है, और मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में मेरे साथ है। मोहसिन रजा, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे समाजवादी पार्टी को कि सीएम योगी ने जो इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही, उसके क्या मायने हैं? देखिए, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमने राष्ट्रवाद और जनहित की राजनीति की है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लोग सर्वोपरि हैं। इनके लिए जाति या तुष्टीकरण ही सर्वोपरि रहता है। इन्होंने बांटने की राजनीति की, अपराधीकरण उत्तर प्रदेश में इन्होंने किया, आतंकियों को महिमा मंडित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो हमारी समझ में ये नहीं आता है। मैंने कहा एक सवाल कि हमने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर आए, समाजवादी पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक है, जो अवैध धर्मांतरण करा रहे हैं इन पर कोई कानून नहीं आना चाहिए, ट्रिपल तलाक पर कोई कानून नहीं आना चाहिए, ट्रिपल तलाक जो है वो मुस्लिम महिलाओं के पैरों में पड़ी रहना चाहिए। तो उसके तहत ये राजनीति करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, इस तरह की बात, हम भारत की बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी है, हम भारतीय जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ये लोग मेवा खाने वाले लोग हैं, इनके लिए सत्ता। मोहसिन रजा, आपका चेहरा जब सामने है तो फिर सवाल क्यों उठता है? ये भी जरा, क्योंकि पब्लिक भी जानना चाहती है, समाजवादी पार्टी के नेता तो समझना चाहते हैं, लेकिन मोहसिन रजा नाम सुन के भी लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है कि मुस्लिमों की नुमाइंदगी यहाँ पे है, मुस्लिमों को उस तरीके से वैल्यू दिया जाता है? जी, आप ये बताइए कि जितने भी इतने लीडर्स आए और चले गए, ये टिकट की बात करते हैं, बार बार ये टिकट का सवाल उठाते हैं, ये प्रतिनिधित्व देने में घबराते हैं, ये जन कल्याणी योजनाओं में और उनको जिम्मेदारी देने में घबराते हैं। हम शिक्षा का स्तर बेहतर करना चाहते हैं। हम अगर टिकट नहीं देते हैं तो हम नेतृत्व दे देते हैं, हम प्रतिनिधित्व सरकार में देते हैं, लेकिन ये 80 टिकट बांटेंगे, बहुजन समाज पार्टी 70 टिकट बांटेगी, कांग्रेस 100 टिकट बांटेगी। क्या देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मोहसिन रजा सामने होने चाहिए? एक मिनट मेरी बात, नहीं, मैं आप ही से समझ रही हूँ सर। क्या देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है या चुनाव नहीं भी है, तो क्या सिर्फ एक मोहसिन रजा को होना चाहिए? क्योंकि मेरा सवाल बहुत क्लियर था कि जिसकी जितनी आबादी सियासत में, उसकी उतनी भागीदारी। अब आप ये बताइए, अल्पसंख्यक आयोग में कौन अध्यक्ष है? मदरसा बोर्ड में कौन अध्यक्ष है?
हज कमेटी का अध्यक्ष कौन है, ये सब वो दर्जे हैं। यहाँ पर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त ही रहता है, ये जानते हैं सारे लोग, सपा कांग्रेस सब जानती है। हाँ। यहाँ पर बैठे हुए मदरसा बोर्ड हो, आपका हज कमेटी हो या अल्पसंख्यक आयोग हो, ये सब दर्जा प्राप्त मंत्रालय के बोर्ड हैं। यहाँ पर हमारे पास में अजीज खान, अगर सिलसिलेवार तरीके से मोहसिन रजा की तरफ से ये नाम गिनाए जा रहे हैं, ये पोस्ट गिनाए जा रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आप सवाल उठाते हैं कि भागीदारी नहीं दी जाती है मुस्लिमों की। देखिए, हम संतुष्ट उस वक्त होते जब महंगाई कम होती। आज 400 का सिलेंडर जब 1000 पहुंच गया, इसलिए संतुष्ट है। आज 50 रुपए लीटर का जो डीजल है वो 100 रुपए हो गया, इसलिए असंतुष्ट है। सुनिए, दोनों दो बातें, लेकिन इस बीच एक्सक्लूसिव बातचीत में और क्या क्या बातें हुई है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना का पलायन कोई भूल नहीं सकता और जाट मुस्लिम जैसा कोई समीकरण नहीं है। पहले सुनिए बयान। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता है, और जो बयान हैं 2013, 2014 और कैराना का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। और टिकट घोषित होने के बाद जिस प्रकार के थ्रेट आए हैं एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों के द्वारा, उसको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कभी विस्मृत नहीं कर सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई गफलत में हो तो अलग विषय है जी। मुझे नहीं लगता है कि गौरव सचिन जैसे जाट युवकों और उसके बाद मारे गए सैकड़ों लोगों और गलत ढंग से फंसाए गए हजारों लोगों के अपमान को लोग भूल जाएं, मुझे नहीं लगता है। और जो वहां के रिएक्शन आ रहे हैं माताओं के, बहनों के, गांव के किसानों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के, उसमें कहीं नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई समीकरण होगा। तो जाट आपसे छिटकता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा? आपको कैसे लगता है? जाट उसी 80 का पार्ट है जी, उससे बाहर कहां से हो जाएगा? सुरेंद्र सिंह राजपूत भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, बहुत वक्त हो गया, मैं आपके पास आ नहीं पाई थी। मुझे अब ये जो बयान इस वक्त हम सुनवा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए गठबंधन तैयार हुआ है। वो गठबंधन ये कहता है कि मुस्लिम और जाट एक साथ हो गए हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का क्लियर कहना है कि 80% के तरफ जाट है। रीमा जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। आप हों, आपके साथी हों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी हों या मोहसिन रजा साहब हों, कोई भी हो, पूरे 5 साल में अगर इन्होंने काम किया होता तो इन्हें हिंदू मुसलमान के नाम से इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। इनको 80 और 20 की बात नहीं करनी पड़ती। अगर इन्होंने 70 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे दिए होते तो नहीं बात करनी पड़ती हिंदू मुसलमान की। सुनिए प्लीज, सुन तो लीजिए सर, इंटरप्ट तो करूंगी। अरे भाई, क्या है, आप पहले सवाल का जवाब सुन का मतलब सीएम योगी का जितने भी दफा सवाल पूछे उनका कहना है 80-20 का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है। 80 का मतलब है जो विकास पसंद लोग हैं, 20 का मतलब है जो विकास को नहीं पसंद करते हैं, जिनकी सोच नकारात्मक है। ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ। अगर सीएम का ये कहना है तो निश्चित तौर पर सीएम और सीएम की पार्टी 20% से ज्यादा वोट नहीं पा पाएंगे, क्योंकि 80% लोग विकास को पसंद करते हैं, महंगाई खत्म करने को पसंद करते हैं, किसानों की ऋण माफी को पसंद करते हैं, किसानों के में खाद की कमी ना हो इसको पसंद करते हैं, थार की मार से किसान को मारना नहीं चाहते, काले कानूनों को लाना नहीं चाहते। तो 80% तो लोग वो हैं और 20% वो लोग हैं जो विभाजनकारी सोच के लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी की तरीके से लगातार इधर-उधर की बात करते हैं। और उस भिखारी की तरीके से, सुनिए, उस भिखारी की तरीके से है भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, जो अपना घाव नहीं ठीक करना चाहता, क्योंकि भीख जो है घाव को मिलती है, भिखारी को नहीं मिलती। और ये घाव ठीक हो चुका है और इन भिखारियों को भीख नहीं मिलने वाली है घाव दिखा करके, चाहे कैराना का हो और चाहे मुजफ्फरनगर का हो, क्योंकि इनके साजिशों को सब समझ गए। इन सारी की सारी साजिशों को हम समझ चुके हैं। जनता
बेरोजगारी पर वार करेगी। अभी मोहसिन रजा साहब कह रहे थे साहब कि हमें क्या नाम मदरसा बोर्ड है, फलाने में सब मुसलमान है। मैं मोहसिन रजा साहब से पूछना चाहता हूं, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने भीख में दिया है? ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखा है, कोई भी सरकार आएगी इनको देगी। लेकिन अगर किसी की आबादी 15-18% है तो एक भी आदमी को आप चुनाव नहीं लड़ने देंगे, कतई चुनाव नहीं लड़ने देंगे आप। और आप ही जैसे जो सत्ता के चाटुकार लोग हैं, सत्ता के चाटुकार लोग हैं, हाँ। सिर्फ उन्हीं को मंत्री बनाएंगे। एक वसीम रिजवी को बनाएंगे, एक मोहसिन रजा को सत्ता बनाएंगे। के चाटुकार किसको कह रहे हैं? मोहसिन रजा को कह रहे हैं, मोहसिन खुलेआम रजा कह रहे हैं। खुलेआम आप पे आरोप है। देखिए रीमा जी, हाँ। ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस है नहीं कहीं, ये फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे बेचारे। और दूसरी बात, ये विभाजनकारी लोग कह रहे हैं कि विभाजनकारी जिन्होंने विभाजन करके देश को बांटा था, और जो विभाजनकारी महिमा मंडित करते हैं अखिलेश यादव जी जिन्ना को, उसको कहते हैं कि वो हीरो थे, और उनकी सीट पर ये प्रत्याशी नहीं उतार रही है कांग्रेस। तो ये साफ हो गया कि विभाजनकारी कौन है और विभाजनकारियों के साथ कौन है, आतंकवादियों के साथ कौन है, भ्रष्टाचारियों के साथ में कौन है, अपराधियों के साथ में कौन है। इन्होंने तो पिछली सरकारों में हमारा जो धर्मार्थ मंत्रालय था, रीमा जी सुन लीजिएगा और दर्शक भी सुन रहे होंगे, धर्मार्थ मंत्रालय को डिफंड कर दिया था समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहे थे, ना अयोध्या में विकास हो रहा था, न काशी में, न मथुरा में। ये तो आस्था से भी खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, और आज हमसे हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। कब्रिस्तान बनाए ये और उंगली उठाए मेरे ऊपर। कब्रिस्तान का कहीं कोई लेना देना नहीं है, ना मुसलमान से, ना ही इस्लाम से। लेकिन ये बनाएंगे एक सवाल मेरे जहन में ये है, लौटूंगी मेरे जहन में बीजेपी पे आरोप लग रहा है, वो सवाल मैं भी उठा रही हूँ। वो सिर्फ आप नहीं, मैं भी उठा रही हूँ कि आबादी के हिसाब से भागीदारी है या नहीं है, ये सवाल उठता है और उठना चाहिए भी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जिस मुस्लिमों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते नजर आए, इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ही अगर मैं फोकस करूं, तो इमरान जैसे चेहरे जो आपकी पार्टी के बड़े चेहरे हुआ करते थे, जिनका एक्सेस सीधे राहुल गांधी तक हुआ करता था, वो आपके साथ नहीं है। वो आप पे भरोसा नहीं करते, कहते हैं कि समाजवादी वर्सेस ये लड़ाई बीजेपी की हो गई है। देखिए, दो बातें बड़ी साफ है। हम सत्ता की ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। हमें नेताओं से नहीं, हमें तो जनता से और हमें प्रत्याशियों से और जनता के बीच के नुमाइंदों से उम्मीद है, और हम चाहते हैं कि सबको भागीदारी का हिस्सा मिले। जिन 40% महिलाओं को हम टिकट देने की बात कर रहे हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी महिलाएं। मैं तो कहता हूँ रीमा जी, आप भी आइए, आपको भी हम टिकट देंगे, क्यों नहीं देंगे। और उसी तरीके से जब हम भागीदारी देने की बात करते हैं, तो हम सारी जनता के बीच के लोगों की, सिर्फ नेताओं की भागीदारी की बात नहीं करते। ये है कि बीजेपी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वैल्यू नहीं दे रही है। आप वैल्यू दे रहे हैं, आपके पास कोई रह नहीं रहा है। मैं तो बताता हूं ना आपसे, आप एक चीज को देखिए कि नेता के रहने से, भाई मोहसिन रजा चले गए, वहां मंत्री हो गए, क्या मुसलमानों का भला हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि मोहसिन रजा का भला हुआ है। चाटुकारिता से भला नेता का होता है, जनता का भला तो उसके साथ नीति, नियम, नैतिकता और उसको भागीदारी राजनीतिक देने से होता है ना। हम टिकटों में भागीदारी दे रहे हैं, महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं को भी दे रहे हैं, हिंदू महिलाओं को भी दे रहे हैं, सिख को भी दे रहे हैं, ईसाई को भी दे रहे हैं। और इनका जो विभाजनकारी लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। इमरान क्यों आपका साथ छोड़ दिए? मैंने तो उन्होंने कहा आप लड़ाई में है ही नहीं। मैं तो उन्होंने खुल के कहा कि आप लड़ाई में नहीं है, समाजवादी वर्सेस ये लड़ाई बीजेपी की है। वो इमरान का अपना कहना है, इमरान मसूद साहब का। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम लड़ाई में हैं। इमरान जी आए, अच्छी बात, नहीं आए तो अच्छी बात। हम तो जनता के साथ नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और सारे समाजों को भागीदारी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जरूर आप पूछिए रीमा जी कि विभाजनकारी हम की ये बिरयानी ये खाने जाते हैं, आईएसआई को पठानकोट में ये बुलाते हैं। मोहसिन जी, आपसे सवाल है, अजीज खान, मैं आपके पास भी आऊंगी। मोहसिन रजा, आप जवाब दीजिए। आतंकियों को फांसी दी जाती है तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आंसू बहाती है। अरे मसूद अजहर को ये हम बड़े कैनवस पे लेके जा रहे हैं। दरअसल हम बड़े कैनवस पे लेके जा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अभी 2024 के चुनाव में इस पे हम बात करेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में आप फोकस करते हैं। उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा, कम से कम आप उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए मसूद अजहर को कंधार छोड़ने वाले लोग बात करेंगे हमसे।
इनको इतने चुप कराइए। डरपोक और कायर लोग बात करेंगे। सुरेंद्र जी, हम उत्तर प्रदेश पे ध्यान रखते हुए हम बात कर रहे हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश इनसे भी कहिए ना। हाँ, उनसे ही मैं इनसे कह भी रही कहिए। हूँ, मोहसिन जी से ही कह रही हूँ मैं। मोहसिन जी, आप बयानी उस तरीके से ही आप सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए, इन्होंने उत्तर नहीं, आप प्रदेश पे वो में निजी कटाक्ष कर रहे हैं, आप पे बहुत सारे हमले। मैं आप ही से पूछ रही हूँ, उनका कहना है कि आप मोहसिन हमारे दोस्त हैं। हाँ, मोहसिन हमारे दोस्त हैं। नहीं, आपने कहा कि मोहसिन रजा अगर मंत्री हैं तो समाज का भला नहीं हुआ, मजहब का भला नहीं हुआ, सिर्फ उनका भला हुआ है, उनका भला हुआ है। क्या मोहसिन रजा सिर्फ आप अपनी भलाई के लिए आए हैं, या आपके जहन में है कि मुस्लिम किस तरीके? जी, बिल्कुल इन्होंने सही किया कि हम उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सेवा के लिए आए हैं। और उस उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों में हम भी आते हैं, सुरेंद्र राजपूत भी आते हैं। हम सबकी भलाई के लिए आए हैं। हमारे समाज का इतना भला हुआ है इस सरकार में कि लाखों लाख मकान मिले, गरीबों को राशन मिला, रोजगार मुद्रा योजना के तहत चलिए अजीज खान, मैं आपके पास आऊंगी। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका किस तरीके से असर हो रहा है? सीएम योगी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पश्चिम यूपी में 80% बनाम 20% की सियासत पर क्या कहा, पहले आप सुनिए, फिर मैं मेहमानों का रुख करूंगी। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए, कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत में बनाए रखना चाहते हैं, जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त अजीज खान हमारे साथ बने हुए। अजीज खान, जब सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो हमारे साथ हो या किसी भी मंच पे, अगर वो 80 बनाम 20 का जिक्र करते हैं, तो आपको क्यों मुस्लिम ही 20% में समझ में आता है? वो तो ऐसा कहते नहीं है, उनका दावा है। देखिए रीमा जी, पहले भी मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूं, 80% में वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिन पर लाठियां भानी जा रही हैं, जो लगातार नौकरी के लिए परेशान है और सड़कों पर धरना दे, वो उसमें 80% लोग हैं। 80% वो लोग हैं जो कोरोना में हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं मिली, मौतें हो गई, उनका परिवार बिखर गया, लोग परेशान हो गए। तमाम मजदूर ऐसे हैं जो लगातार 2-2, 2,500 हजार किलोमीटर पैदल चले, उनके साथ मासूम बच्चे थे। 80% में वो लोग आते हैं। 80% में वो लोग आते हैं। किस तरीके से दावा करिए? बीजेपी कह रही है कि यही 80% मुझे वोट करने वाला है। बात नहीं करने देती हैं आप। बीजेपी कह रही है कि ये 80% जो पेट्रोल और डीजल और गैस की महंगाई से उनका घर नहीं चल रहा है, परिवार नहीं चल रहा है, 200 रुपया कमाते हैं तो 150 रुपए का पेट्रोल और डीजल भरा लेते हैं, ऐसे लोग हैं। 80% में वो लोग हैं जो किसान हैं, जिनकी आय दोगुनी नहीं हुई, तमाम किसान आत्महत्या कर रहा है। तो बीजेपी क्यों खुश है कि 80% में वोट करने वाला है? जो इस मुल्क के अरबपति हैं, सुनिए मेरी बात, 20% वो लोग हैं जो बीजेपी में वो लोग जुड़े हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं। उद्योगपति लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो 20% में आते हैं। शायद वो परिभाषा देना भूल गए, वो शायद वो परिभाषित नहीं कर पा रहे, वो जानते नहीं कि 80% से ये मुल्क चलता है, ये देश चलता है, और ये देश अब चाह रहा है, ये मुल्क ये चाह रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है, 80% के लोग चाह रहे हैं, अब बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को। मोहसिन रजा, आपके पूरे 80 बनाम 20% के समीकरण को इन्होंने पलट दिया। उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार हैं वो 80% में है, जो किसान हैं वो 80% में है, जो महिलाएं हैं वो 80% में है। तो आपका तो पूरा समीकरण पलट चुका है। क्या ये लोग वोट करेंगे आपको? ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा ना रीमा जी। ये इतना चीखने पुकारने से क्या फायदा, जब इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री इन्होंने अपना बनाया,
और ये बातें कर रहे हैं कि गरीबी चरम सीमा पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो इन्हें शर्म नहीं आ रही टीवी पर बैठकर ये सब बातें करते हुए? 4 बार 3 बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, एक बार अखिलेश यादव जी रहे। इनको शर्म आना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। अपराधियों के हवाले कर दिया पूरा उत्तर प्रदेश को, आतंकियों को महिमा मंडित करते थे, मंच पर बुलाकर अवैध धर्मांतरण कराने वालों को लेकर घूमते थे, कब्रिस्तान बनाते थे। इन्हें गरीब की चिंता नहीं थी। आज गरीब की चिंता करने के लिए देश में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी अपराधियों को ध्वस्त करने का काम किया है। और वो बैठे हमारे कांग्रेस के साथी, 6 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने। शर्म आना चाहिए। 60 साल तक देश में प्रधानमंत्री बनाया, ये बात करेंगे गरीबों की हमसे? देश को भिखारी बना के रखा हुआ था इन्होंने, आज बड़ा बनाने का काम किया है। अजीज खान, अरे भाई मोहसिन भाई, बात लेने इरिटेट हो रहे हैं। 80-20 डिफाइंड नहीं हो रहा है, 80-20 डिफाइंड नहीं हो रहा, इसलिए आपको तकलीफ हो रहा है। देखिए 80% जनता आपके खिलाफ है, 80% जनता आपके खिलाफ है। अब 80-20 नहीं चल पाएगा। गरीबों की जमीनें छीनते हैं, अपराध करते हैं, अपराधियों को लेकर मंच पर घूमते हैं। 20% बोलो अजीज खान, मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। अजीज खान, मुझे आपसे एक पहलू और भी समझना। जिस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ, इंटरव्यू की बड़ी बातें तो हम कर ही रहे, लेकिन जिस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे, उस दिन उन्होंने एक लाइन कही। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के काम को देखना हो तो कब्रिस्तान की बाउंड्री देख लीजिए, अगर बीजेपी को देखना हो तो अयोध्या काशी देख लीजिए। मैंने कहा ना, हाँ। सब अब वो शायद योगी जी भूल गए। हाँ। योगी जी तो पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट देते, वो तो कह रहे गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई, किसका गर्मी निकाल देंगे? किसानों का गर्मी निकाल देंगे। आपने गर्मी निकाला है, आपने उनके ऊपर थार चढ़ाया है। उनका कहना है कि अपराधियों की गर्मी निकालेंगे, उनके ऊपर लाठियां वो कह रहे हैं अपराधियों की, माफियाओं की गर्मी निकालेंगे। और समाजवादी पार्टी कहती है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो नौजवानों के लिए वैकेंसी निकालेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। सुनिए अंतर क्या है, फर्क देखिए, सुनिए ना मेरी बात। और एक बात बता दूं, योगी जी शायद ये जानते नहीं है कि आज जो 10 रुपए की समाजवादी थाली है गरीबों के लिए, वो चर्चा का विषय है। कहीं ना कहीं योगी जी इससे परेशान हो रहे हैं। आज कैंटीन जो हमने गरीबों के लिए निकाला है, सस्ते दर में सारे सामान मिलेंगे, उस कैंटीन से परेशान है। सिंचाई जो में किसानों को मुफ्त देने जा रही आपके हर बयान को अलग समाजवादी पार्टी पब्लिक में जाकर अगर अलग कर दे। अब ये कहा जा रहा है कि जो आप गर्मी वाला बयान भी दे रहे हैं, जो गर्मी वाला बयान दे रहे हैं, उसके भी अलग मायने हैं। आप किसानों के लिए ऐसा कह रहे हैं? छोटा जवाब दीजिएगा, मुझे एक बयान भी सुनवाना है फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का। हमसे सवाल कर रही है ये मोहसिन रजा, क्या किसानों के लिए गर्मी वाला बयान है ये? अब आप ये बताइए, किसानों के साथ हम खड़े हैं। 36,000 करोड़ की कर्जा माफी, 46 लाख किसानों के लिए जो हमने संकल्प लिया था जब पहली कैबिनेट हुई आदरणीय योगी सरकार की, पहली कैबिनेट में हमने माफ किया। और जो कहा वो किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इनकी गर्मी दूर कर देंगे जो इन्होंने अपराधी भेजे हुए हैं, जो धमका रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे सत्ता में आकर। समाजवादी पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी वहां पर अपराधी हैं, वो ये बाकायदा धमकियां दे रहे हैं। सब आप लोग वायरल कर रहे हैं। मैं आप दोनों के पास आती हूँ। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास अब आऊंगी, लेकिन एक बयान सुनवाते हैं। AIMIM नेता ओवैसी पर फायरिंग की घटना पर मुख्यमंत्री योगी ने गोली चलने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही सभी नेताओं से ये अपील की है कि भाषणों के दौरान सभी वर्गों और समुदायों की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। क्या आपको लगता है जाट और मुसलमान इस पर साथ में आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो जमीन पे नहीं दिखाई देता है। और जो बयान हैं 2013, 2014 और कैराना का प्लान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं भूल सकता। और टिकट घोषित होने के बाद जिस प्रकार के थ्रेट आए हैं एसपी बीएसपी के प्रत्याशियों के द्वारा, उसको भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नागरिक कभी विस्मृत नहीं कर सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आप ये बताइए कि आप एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश में ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने बहुत इंप्रूव की। आप चुनाव का ये बड़ा भारी मुद्दा लेके, चाहे आप हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, अमित शाह जी हों, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। कल ओवैसी जी पे गोली चल गई, उनके काफिले पे गोली चल गई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोकतंत्र में
बैलेट पर विश्वास करते हैं, बुलेट पे नहीं। इस प्रकार की कोई भी घटना अस्वीकार्य है। मंच पे उनके अपने भाषण होंगे, हमारे अपने भाषण होंगे। हमारे मध्य वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। एक दूसरा, मैं सभी दलों के नेताओं से भी इस बारे में अपील करूंगा कि मंच से भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हर वर्ग की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। तो आप तीनों ने सुन लिया होगा एक एक करके। मैं आऊंगी इस सवाल के साथ। सुरेंद्र जी, मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहती हूं, ओवैसी के साथ जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा का माहौल होना चाहिए प्रदेश में, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो बातें बहुत क्लियर की है। लोकतंत्र है, बुलेट पे भरोसा नहीं, बैलेट पे भरोसा होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये कही है कि मंचों से नेताओं को यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि भड़काने वाली बयानबाजी ना की जाए। अब दो बयान में ओवैसी से लेकर उनके भाई का बयान कोट करने जा रही हूं, जिसमें एक बार उन्होंने देश के मुस्लिमों एक हो जाओ और उसके बाद पुलिस हटा दी जाए तो क्या स्थिति होगी, ये उनके भाई ने बयान दिया था। क्या ऐसे बयान को देना चाहिए मंचों से? देखिए, विवादित कोई भी बयान नहीं देना चाहिए, पर योगी जी को तो हम एक ही चीज कहते हैं ना, योगी जी और मोदी जी के लिए, कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये लोग सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं, वरना इनसे ज्यादा हेट्रेट की स्पीच तो कोई देता ही नहीं है। अगर योगी जी मन से हेट्रेट की स्पीच देनी बंद कर दें तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ जाएगा। योगी जी की आप अगर 500 स्पीच कौन से चुनावी मंच से खड़े होकर ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि देश के हिंदुओं या प्रदेश के हिंदुओं एक हो जाओ? कब कहा है? उससे भी गलत कहा है, उससे भी गलत तरीके से कहा है। मैं बताता हूं, उससे भी गलत तरीके से कहा। जब ये कैराना में गए तो इन्होंने कहा 92 हिंदू मारे गए और 1500 हिंदुओं का पलायन हो गया। वो तो एक अलग मामला है। मैं ये कह रही हूँ कि एकजुट होने के लिए हिंदुओं को कब कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने? जवाब तो दे रहा हूं मैं आपको, आप सुनिए तो। पहली चीज तो कि ये दंगे में जो हिंदुओं के मारे जाने का है बिल्कुल गलत वो है। दूसरी चीज 60,000 लोग पलायित हुए वहां पर, ये क्या नाम वो हुआ, 1500 कोई हिंदू नहीं पलायित हुए। तीसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी जब से सांसद थे, सीधी बात कीजिए ना, मैं तो एक सवाल पूछ रही हूँ। ओवैसी ने मंच से खड़े होकर क्लियर कहा कि एक हो जाओ देश के मुस्लिमों। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने या बीजेपी के किसी बड़े लीडर ने ऐसा कहा? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह तो रहा हूं कि योगी के हाथ में माला है और रमाकांत का भाला है। ये आजमगढ़ का बयान है योगी जी का। योगी जी का बयान क्या नाम, कौन सा बाजार है, मिश्री बाजार है, कौन सा बाजार है, वहां पर है कि हम मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसे नहीं वैसे। मैं आपको एक नहीं 1000 बयान बताता हूँ। योगी जी को तो बयान आप सुन लेंगी तो आपको सुनने का मन नहीं करेगा। रीमा जी, पता नहीं आप किस ख्याल में। योगी जी का तो सबसे ज्यादा सांप्रदायिक बयान है। नहीं, फिलहाल तो ख्याल मेरा यही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सबके लिए मंच है और मंच से आप क्लियर बातें कीजिए कि ओवैसी ने अगर खुलकर इस तरीके की बातें कही है तो यही तो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर ऐसा माहौल हो रहा है तो उन तमाम नेताओं को सवालों के घेरे में रखा जाएगा जो भड़काऊ भाषण देते हैं। मोहसिन रजा, आप ही जवाब बेहतर दे पाएंगे। आप जरा बताइए चुनाव आयोग से कि जिन लोगों ने भी इस तरीके के बयान दिए हैं सबकी जमानत, सबकी सब जो है चुनाव लड़ने से अयोग्य हूं। योगी आदित्यनाथ भी अयोग्य हूं और जिन्होंने भी ये बयान दिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे कोई हो, सबको आप हटा दीजिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग से मांग है हमारी कि सबको डिबार करे। देखिए, मैं अपने आप को हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के बयान से संपर्क करता हूं। उन्होंने जो बात कही, सलाह दी, लोकतंत्र का मंच है, आप मंच से हमारे आपके विचार नहीं मिलते, ठीक है, हमारी पार्टी के आपके विचार नहीं मिलते, आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जब बाबा गोरखपीठ चले जाएंगे, मोदी नहीं होंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। ये वाले बयान कौन देता है? ये बयान, अगर ये भड़काऊ बयान नहीं है तो इसको कैसे लिया जाए? अगर आप देखिए
कि 15 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ पर भारी होंगे, तो ये बयान कौन देता है? ये बयान तो हमारे मुख्यमंत्री ना हमारे प्रधानमंत्री। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं देश को लेकर। धमकाने की बात कौन करता है?